7 अक्टूबर की सुबह इजराइल के लिए एक बहुत ही अप्रत्याशित और एक खौफनाक सुबह थी। सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे गाज़ा पट्टी की ओर से इजराइल की भूमि पर हज़ारों रॉकेट ताबड़तोड़ दागे जाते हैं और इतने रॉकेट दागे जाते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आयरन डोम नाम का जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी गच्चा खा जाता है और काफ़ी भारी नुकसान इजराइल में जन और धन का होता है। और ऐसी स्थिति में इस बात को सभी जानते थे कि इसका रिटेलिएशन इजराइल की ओर से बहुत ही भयंकर रूप से और खौफनाक तरीके से दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो आतंकवादी हमला था 7 अक्टूबर को जो इजराइल पे किया गया था, ये गाज़ा पट्टी से हमास नाम के संगठन के द्वारा किया गया था। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, या यूं कहा जाए कि हमास का आखिर इजराइल के ऊपर अप्रत्याशित इस हमले के पीछे क्या वजह थी। आज की इस वीडियो में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमास इस हमले से क्या हासिल करना चाहता था, क्योंकि सारी दुनिया ये जानती थी कि इजराइल की ओर से जो रिटेलिएशन किया जाएगा उसके बाद गाज़ा पट्टी का कब्रिस्तान में बदलना बिल्कुल संभव था, मुमकिन था। और ऐसी स्थिति में हज़ारों फिलिस्तीनियों की जान कुर्बान करके आखिर ये आतंकवादी संगठन हमास क्या हासिल करना चाहता था। तो आज का जो वीडियो है इसी पर फोकस रहेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमास ने अपने खुद के वजूद के मिट जाने की कीमत पर क्यों इजराइल के ऊपर ये हमले किए। इस इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है उसकी जड़ें बहुत अधिक इतिहास में ना खोदते हुए हम सीधे चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1914 और 1918 के बीच में लड़ा गया। और ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है जहाँ पर कि पैलेस्टाइन और इजराइल स्थित हैं, ये जो सारा मिडिल ईस्ट का इलाका था जिसको कि आज हम जानते हैं ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आता था। और ऑटोमन साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेतृत्व में सेंट्रल फोर्सेस के पार्ट के रूप में अलाइड फोर्सेस जो कि यूके, फ्रांस, अमेरिका और रशिया से मिलकर बनी थी, इनके खिलाफ लड़ा था। और इस प्रथम विश्व के दौरान युद्ध के दौरान ही 10 जून 1916 को मक्का में अरब विद्रोहियों के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया। और युद्ध के दौरान ही यूके के द्वारा इन अरब विद्रोही फोर्सेस को इस बात का आश्वासन दिया गया कि युद्ध में विजय के उपरांत एक यूनिफाइड और अरब स्टेट के लिए बनाने का आश्वासन जो है यूके की तरफ से इन अरब विद्रोहियों को दिया गया। और साथ ही साथ 2 नवंबर 1917 को जूश यानी कि यहूदियों को भी वाल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से इस बात का आश्वासन दिया गया कि युद्ध के पश्चात पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम की स्थापना की जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली एक राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। और जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और जिसमें कि अलाइड फोर्सेस की जीत होती है और उसके बाद में यूके जो है अरब विद्रोहियों के दिए गए अपने आश्वासन से मुकर जाता है और ये जो एरिया था इसको फ्रांस के साथ मिलकर बांट लेता है, जिसमें कि पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटेन के अधीन आ जाता है। ब्रिटेन के नियंत्रण के अधीन इस पैलेस्टाइन की ज़मीन पर 2 राष्ट्रीयताएं पनपना शुरू होती हैं। एक राष्ट्रीयता अरब पैलेस्टीन की थी और दूसरी राष्ट्रीयता जन्म लेती है उन यहूदियों के एकत्रीकरण से जो कि यूरोप के अधिकांश हिस्सों से और आसपास के क्षेत्रों से इस पैलेस्टाइन की ज़मीन पर आकर बसना शुरू करते हैं। और एक वेव्स के रूप में एक के बाद एक इस तरह के यहूदी दुनिया भर से पलायन करके पैलेस्टीन की ज़मीन पर आकर बसना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात थी इन 2 राष्ट्रीयताओं में विरोध होना स्वाभाविक था और एक सिविल वॉर की स्थिति बन जाती है जूइश यानी कि यहूदियों और अरब पैलेस्टाइन के बीच में। और साथ ही साथ ये भी हमको देखने को इतिहास में मिलता है कि इन अरब पैलेस्टीन्स और जूइश यानी कि यहूदियों के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध भी संघर्ष किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये 2 राष्ट्रीयताएं इस धरती पर रह सके। इस तमाम सिविल वॉर की स्थिति में 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है जिसके माध्यम से इस बात का निश्चय किया जाता है कि इस पैलेस्टीन की सारी ज़मीन को 2 राष्ट्रों में बांट दिया जाएगा। एक यहूदी राष्ट्रीयता के लिए एक
यहूदी राष्ट्र की घोषणा की बात थी और दूसरी पैलेस्टीन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात थी। अब इस घोषणा को यहूदियों के द्वारा तो व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अरब पैलेस्टीन ने अपनी ज़मीन को बांटने से इनकार कर दिया और फिर से एक सिविल वॉर की एक अराजक स्थिति और एक हिंसा का दौर हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को छोड़ना मुनासिब समझा और 14 मई 1948 को इज़राइल राष्ट्र की घोषणा यहूदियों के द्वारा कर दी गई। और हम ये देखते हैं इतिहास में कि पश्चिमी राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों को नियंत्रण में रखने के लिए एक इज़राइल को धीरे धीरे एक सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। अब 1967 के आते आते जब अरब और इज़राइल राष्ट्रों का संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जिसे कि 6 डे वॉर भी कहा जाता है। 6 डे वॉर में इज़राइल ने तमाम अरब राष्ट्रों को हरा दिया था और गाज़ा पट्टी से लेके वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स को भी कब्ज़ा लिया था। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये अरब और इज़राइल का जो संघर्ष है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई से जाती हैं। और जब इज़राइल के द्वारा एक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो पैलेस्टीन पार्टीशन का जो प्लान था, उससे अधिक भूमि पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया और धीरे धीरे वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के रूप में कई सारे क्षेत्रों पे इज़राइल के द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि पैलेस्टीन्स को अपनी खुद की ज़मीन से रेफ्यूजी बनकर इधर उधर भागना पड़ा। काफ़ी सारे फ़लस्तीनी नागरिक अगल बगल के यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन की ओर चले गए। काफ़ी सारे इजरायली हिंसा के कारण अपनी ही भूमि पर रिफ्यूजी बनकर रहने के लिए मजबूर हो गए। अब उसी तरह से काफ़ी जो पॉपुलेशन थी वो गाजा पट्टी की ओर चली गई, जो कि दुनिया का एक बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। तकरीबन आज की तारीख में 2 मिलियन पीपल इस क्षेत्र में रहते हैं, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है। और इस एरिया को भी इजराइल ने पूरी तरह से एक खुली जेल के रूप में तब्दील करके रखा हुआ है। इस क्षेत्र में तमाम जो फ्यूल है, तमाम जो भोजन है, तमाम पानी की व्यवस्था है और जो बिजली की सप्लाई है, वो सब इजराइल के अधीन है। और इजराइल केवल इतनी ही सप्लाई करता है जिसने कि गाज़ा पट्टी के पैलेस्टीन नागरिक ज़िंदा रह सके। तो ये एक दुनिया की खुली जेल के रूप में एक मानवीय यातना का जो चेहरा हमको गाज़ा पट्टी में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये हमास के इस हमले के पीछे एक कारण के रूप में हमें नज़र आता है। अरब इजराइल संघर्ष के शुरुआती दिनों से ही ज़्यादातर जो अरब राष्ट्र हैं वो फ़िलिस्तीन के समर्थक थे और इजराइल के विरोधी थे। लेकिन धीरे धीरे हमें ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो अरब राष्ट्र हैं 1967 के बाद में, और ख़ास तौर से ओस्लो अकॉर्ड जो कि 1993 और 1995 में हुए, उसके बाद इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में अग्रसर हो गए। और दुनिया ने और साथ ही साथ अरब राष्ट्रों ने फ़िलिस्तीनियों को कहीं ना कहीं अपने ही हाल पर छोड़ दिया। अब इस तरीके से हो सकता है कि हमास के इन हमलों के पीछे एक ये भी कारण हो कि इन हमलों के माध्यम से सारी दुनिया का ध्यान फ़िलिस्तीनियों की ओर वापस खींचा जा सके और अरबों की जो एकता है, अरब राष्ट्रों की जो एकता है, जो कि इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके इन प्रयासों को एक झटका लगे और फिर से एक मुस्लिम ब्रदरहुड के अंतर्गत सारे के सारे अरब राष्ट्र एक छत्र के नीचे आकर इजराइल के साथ पुनः संघर्ष की स्थिति में आ जाएं। तो यह एक कोशिश हमें देखने को मिल सकती है या एक कारण के रूप में समझा जा सकता है कि क्यों हमास ने एक अप्रत्याशित रूप से इजराइल के ऊपर हमला किया। लिस्ट में सऊदी अरब एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसके पास व्यापक तेल भंडार है। और 2010 से ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी मध्यस्थता में सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये इसके पीछे एक कारण ये दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इजराइल और सऊदी अरब दोनों ही कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु
हथियारों से चिंतित हैं और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की दिशा में ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। लेकिन हमास के इस हमले की वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरब की जनता का दबाव सऊदी अरब के गवर्नमेंट पे पड़ रहा है और एक कोशिश ये हो सकती है कि जो संबंधों में गर्माहट सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में आ रही थी, कहीं ना कहीं उसको एक झटका लगा है और हो सकता है कि अब वो इस दिशा में उतनी त्वरित गति से या तेज़ी से आगे ना बढ़ पाए और अब इस तरह के संबंध सुधारने के जो प्रयास हैं ख़ास तौर से सऊदी अरब के, उनको एक झटका लग सकता है। दरअसल सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहता है और साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी वो अमेरिका के साथ करना चाहता है। लेकिन हमास के इस हमले के बाद में सऊदी अरब के लिए यह मुश्किल हो गया है कि वो किस ओर जाए। वो इज़राइल का साथ रहे, उसके साथ संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़े, या फिर वो फ़िलिस्तीन के साथ जाए, फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाए। जहाँ की सऊदी अरब की जनता फ़िलिस्तीन के साथ है, वहीं गवर्नमेंट इज़राइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहती है। तो फिलहाल ये जो संबंधों में गर्माहट का दौर है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा और यही हमास का एक उद्देश्य हो सकता है इज़राइल के ऊपर अप्रत्याशित हमले के पीछे। हमास के हमले के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि ये सारे अरब राष्ट्रों के लिए एक वेकअप कॉल हो और उन्हें पुनः एक साथ एकता के बंधन में बांध के इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जहाँ पे अधिकांश अरब राष्ट्रों की सरकारें इज़राइल के साथ संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, वहीं पर वहाँ की जनता आज भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। और जो दृश्य और जो वीडियोस फ़िलिस्तीन में इज़राइल की एयर स्ट्राइक के बाद में देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप में दुनिया भर में जो शुरुआत में इज़राइल के प्रति समर्थन था, कहीं ना कहीं अब वो समर्थन फ़िलिस्तीन की तरफ मुड़ता नज़र आ रहा है। और दुनिया भर से ये मांग उठ रही है, दुनिया भर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अब इज़राइल को फ़िलिस्तीन पर और ख़ास तौर से गाज़ा पट्टी पर हमले बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मरने वाले अधिकांश बच्चे हैं। और जो मार्मिक दृश्य हमें गाज़ा पट्टी में देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से वो मानवीयता को झकझोर देने वाले दृश्य है। तो कहीं ना कहीं दुनिया का जो समर्थन है अब धीरे धीरे गाज़ा पट्टी के फ़िलिस्तीनियों की ओर बढ़ता जा रहा है और इज़राइल के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। हमास के इस हमले के पीछे एक कारण और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि संभव है इससे हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में सक्रिय है और यमन के हूती, ये जो आतंकवादी समूह है, ये भी आपस में तालमेल कर सकते हैं और इनके इस तालमेल को एक साझा प्रयास के साथ में इज़राइल पर हमला करने की दिशा में हमास प्रयोग में ला सके, इस दिशा में भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि इज़राइल के खिलाफ जितने भी उग्रवादी और आतंकवादी संगठन मिडिल ईस्ट में सक्रिय हैं, उनको एक साथ लाया जाए और उनमें तालमेल बिठाया जाए और इस तालमेल के लिए जो ज़मीन तैयार करने का कार्य है हमास के इस हमले के द्वारा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर संभव है कि हमास ने अप्रत्याशित रूप से एक खौफनाक हमला इज़राइल पर किया हो।